आज सुनिए हिंदी की प्रख्यात लेखिका मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी गुलमोहर के गुच्छे। मंजुल जी भारतीय स्त्री का प्रतिरूप थीं। उनमें भारतीय स्त्री के गहरे संस्कार थे। उनसे मिलना भारत की एक आधुनिक स्त्री से मिलना था, जो भारत की संस्कृति और यहाँ की मिट्टी की उपज थी, जिसमें गहरा अस्तित्व बोध और स्त्री स्वातंत्र्य की चेतना थी। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी गुलमोहर के गुच्छे, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बम्बई अस्पताल की बीमार शैय्याओं के पीले दर्दीले फैलाव के नीचे एंटीसेप्टिक स्वच्छता चमक रही थी। प्राइवेट वार्ड के दो दो बेड वाले एक रूम में दो भाई सैमुअल फर्नांडिस और फ्रेडरिक फर्नांडिस नामी मनोचिकित्सक डॉक्टर देसाई के निरीक्षण में पेसिटेन, एस्काजाइन, सीक्वेल और न जाने कौन कौन सी शांतिवर्धक उद्दीपन नाशक गोलियों की बंद सी दुनिया में नॉर्मल होने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये गोलियां उनके व्यक्तित्व के संतुलन को किसी प्रकार तौल में बिठा देंगी, उनकी क्रियाओं को अधिक आत्मनियंत्रित कर देंगी। कुछ ऐसी आशा उनके दिलों में बन चुकी थी। इसीलिए फ्रेडरिक को डॉक्टर देसाई का विनम्र निर्देशन प्रथम सेशन से ही मंजूर था। बल्कि उनके साथ पहली सिटिंग के पश्चात उस रात को उसे वो स्वप्न नहीं आया जिसमें खतरा सदा अदृश्य रहता, किंतु उसका आभास चारों ओर ऐसा जम जाता कि चीख उठने की उसकी नपुंसक कोशिश उस पथराए भय में एक हल्की दरार भी न पैदा कर पाती। पसीने से लथपथ थकान उसे फिर दिन में भी प्रकृतिस्थ न होने देती। तमाम दिन वह अपने को किसी राक्षसी अमानवीय यातना का टारगेट महसूस करता रहता। इतना वल्नरेबल कि लगता कोई भी शय उसे कहीं भी टॉर्चर कर सकती है। अपनी देह पर मढ़ी खाल और नर्म गोश्त के प्रति वो भयातुर हो उठता। लगता जैसे वो कभी भी लहूलुहान हो सकता है, कुछ भी उसके शरीर को भेद जाएगा। जिस्मानी पीड़ा की कल्पना उसे पल पल सहराती रहती। वो सोचता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी दिन भर कवच पहनकर घूमा करे? कांटा लगने या आलपीन चुभने पर भी वो एकदम से अव्यवस्थित उठता। कितनी नाजुक खाल है, बस कांटा भी तो घुप से खुप जाता है इसमें। अपने शरीर को तकलीफ से बचाए रखना उसकी मेजर व्यस्तता थी। इस सब के बावजूद वो शरीर से हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। उसके शरीर की ओलंपिक बनावट का जिक्र अक्सर ड्यूटी रूम में नर्सों की ज़ुबान पर भी चल निकलता और एक कलफ लगी हंसी उनकी बगुले जैसी यूनिफॉर्म के अंदर तक थिरक जाती। उसी दैहिक गठन पर बारबरा भी रीझ गई थी। हर बात में पहल बारबरा ने ही तो की थी। बारबरा की हथेली जब उसके चहेते इकलौते शरीर से अत्यधिक बेतकल्लुफ़ हो उठती, तब भी वो चौकन्ना लेटा रहता कि जैसे उसकी उंगलियों के लंबे उभरे मैनिक्योर्ड नख अपने गोश्त में पड़ते ही वो आत्मरक्षा से उछलकर दूर हट जाएगा। इसी तनाव में उसकी प्रतिक्रियाएं कुंद हो जातीं और वो किसी दकियानूस औरत की तरह सपाट बारबरा को एक सीमा तक अपने शरीर से प्यार करने देता। किंतु सीमा पर आकर वो फन्नाटे से उठ खड़ा होता। बारबरा का हठी संकेत उसे जिस ओर ले जाना चाहता, उस दिशा में जाने का अर्थ था किसी के मांस को भेदना, और वो नहीं कर सकता था। चाहना और दर्द न देने की इच्छा की अजब सी कशमकश में वो बारबरा का हर हठीला प्रयत्न नाकाम करता चला जाता। बारबरा के उकसाने समझाने बुझाने के बावजूद हर हाल में फ्रेडरिक ही बना रहता। एक बार तो फ्रेडरिक के बचाव में पैतरे बदलते ग्रीक गॉड जैसे जिस्म पर बारबरा ने बिलबिलाकर दांत ही गड़ा दिए थे। फ्रेडरिक अपना कंधा दबा इस पुरजोशी से उछला था कि बारबरा की अतृप्त आंखें विस्मय से फैल गई थीं। फिर उसे फ्रेडरिक की चिंतातुर मुद्रा देखकर हंसी भी आ गई थी, किंतु दंश अभी भी चीस रहा था। नार्सिसस, बहुत प्यार करते हो अपने जिस्म से? 3 सा होने की सहूलियत के कारण बारबरा ने नार्सिसस शब्द हिस करके कहा था, किंतु फ्रेडरिक चुपचाप जख्म पर बर्नॉल की परत बिछाता रहा था। बारबरा ने अपने खूबसूरत नग्न शरीर को एक कंगूरेदार अंगड़ाई में तोड़ा था। उस अंगड़ाई के कटावदार मोड़ों पर फ्रेडरिक आंखें फंसाए दूर ही खड़ा रहा था, हालांकि उसके शरीर के चौराहे पर कहीं गुलमोहर चटक उठे थे। यू आर क्राइंग फॉर साइकेट्रिक हेल्प, बारबरा ने दोनों हथेलियों का सिरहाना बनाते हुए कहा। चलोगे ना फ्रेडरिक?
Believe me, it is important. Sex is very, very important. And besides, I want to marry you. बारबरा के अंकल बम्बई अस्पताल में डेंटिस्ट थे। उनकी बदौलत ही फ्रेडरिक को डॉक्टर देसाई मिले थे। डॉक्टर देसाई की सूटिंग पर्सनालिटी सेडेटिव की 4 गोलियों का असर रखती थी। अपने आप ही मन उनसे सब कुछ कह डालने को हुआ था। उनसे कुछ भी कहना दोस्त से गप मारने जैसा सरल और किसी पास टाइम जैसा मनोरंजक भी लग सकता था। डॉक्टर देसाई उसके जीवन का जटिल से जटिल अनुभव सहज ही हजम कर जाते। उसे कभी तोलते नहीं, उसके कर्म पर टिप्पणी भी नहीं करते। हालांकि मन ही मन वो यही कुछ कर रहे होते। पर फ्रेडरिक को उनका सुनते जाना बड़ा राहत भरा लगता। उसे बात के बीच ही में टांग अड़ाते औरों के जुमले याद आते। पागल हो, ऐसे भी कहीं होता है? अरे यार, ऐसा तो होता ही रहता है, अब मुझे ही लो। बंद भी कर यार, ये मोनोलॉग पूरा एलपी चला कर रख दिया। गुमसुम क्यों है यार? अबे कुछ बोल भी। अच्छा बस बस रहने दे, फिर नॉन स्टॉप चालू हो जाएगा, वगैरह वगैरह। डॉक्टर देसाई का सुनते जाना और उसका कहते जाना ही फ्रेडरिक का कहीं कुछ क्योर कर रहा था। जैसे बोलकर उसने अपने अंदर जमा होता तमाम कचरा बुहार समेट कर फेंक दिया हो, दिमाग धो डाला हो। डॉक्टर देसाई जैसे माइल्ड आदमी ने कब उसके दिमाग को कुरेदना शुरू किया उसे मालूम ही न चला। उसने अपने को बस कहते पाया। आप जानते हैं डॉक्टर देसाई, मेरा बाप कितना बड़ा बास्टर्ड था। दैट स्वाइन, वॉट डिडेंट ही डू टू माई मदर। और मम्मी सब कुछ सहती ही चली जाती थी। बायकल्ला की ढहती सी सड़ी सी काईदार बिल्डिंग के एक कमरे में हम चारों रहते थे। हम दोनों भाई, मम्मी और वो मेरा बाप। कमरे के दरवाज़ों खिड़कियों पर काले बदरंग पर्दे लटके रहते, किसी अनाथ लड़की की सुत्थन से फुअर, इधर से उचके हुए उधर से लटके हुए, कोनों के छल्ले उखड़े हुए। रियली करेंट्स वर डिटेस्टेबल एंड सी डिप्रेसिंग। कमरे में एक ढीला झूलता सा निवाड़िया पलंग था जो हर रात उन दोनों के समेत चूं चूं करता, कराहता, छटपटाता रहता। हम दोनों भाई तो फर्श पर रग डालकर सोते थे और उस रोते हाँफते बदहवास पलंग को टॉर्चर बेड कहा करते थे। रंग रोगन उतरे हुए 3 ट्रंक भी पलस्तर उतरी दीवार के 3 कोनों में रखे थे जिन पर बैठने की सुविधा रहती। मम्मी तो ज़्यादातर किचन में ही खटर पटर करती रहती। क्रॉस पर लटकी ईसा मसीह की एक तस्वीर भी इसी किचन में थी। बाहर गैलरी में आगे जाकर कॉमन लैट्रिन थी। वॉश बेसिन का काम किचन सिंक से ही किया जाता था। किचन सिंक के नीचे लो लेवल पर एक नल था जिसके करीब पसर कर हम नहाया करते थे। मम्मी की फेडेड ब्यूटी उस चोली नुमा प्रिंटेड फ्रॉक में भी मधुर लगती जिसे वो अधिकतर पहने रहती। क्रिसमस के लिए उनके पास एक स्पेशल ड्रेस थी, गुलाबी गुलाबी सी, और एक ब्रोच भी जिसे वो 14 कैरेट सोने का बतलाया करती थी। उस गुलाबी फ्रॉक और सोने के ब्रोच को पहनकर जब अपने को आईने में मुस्कुरा कर देखती तो एक किरण उनके मुख पर पिघल जाती। तब मेरा मन उन्हें एक झकाझक ब्रोकेट का फ्रॉक और मोती के ईयरिंग्स देने को करता। उन्हें पहनकर कितना खुश होती वो। गुर्बत में भी उनके अंदर की औरत मरी नहीं थी। उन्हें नई ड्रेस और जेवर न दे सकने की अपनी असमर्थता को मैं उनके गालों को दोनों तरफ चूम कर भुलाना चाहता कि उस स्वाइन अपने बाप की ठर्रे की बोतल फर्श पर दे मारूं और कहूं कि वो मम्मी को एक नया ब्रॉकेट का ड्रेस ला दे। मम्मी को एक चीज़ और अच्छी लगती थी, अपना बर्थडे। उस रोज़ वो बच्चों की तरह खुश होती और गुनगुनाती हुई काम करती। पर वो दिन सिर्फ उनकी सवेरे की खुशी और गुनगुनाने के अलावा वैसा ही गुजर जाता जैसे और दिन। बल्कि किसी किसी साल तो मेरा बाप कुछ अधिक ही बवंडर खड़ा कर देता। पर तब भी मम्मी को हर साल अपने बर्थडे पर कुछ जादुई अनहोनी घटना की उत्सुकता रहती। और एक बर्थडे पर तो वो फेयरी टेल घट ही जाती यदि बीच में वो दैत्य मेरा बाप ना आ जाता। हमारे उस एक कमरे वाले घर में शाम होने से पहले ही अंधेरा भर जाया करता था और वो कुछ अधिक मनहूस लगने लगता। मैं और सैमी खेल के मैदान से लौटे तो देखा मम्मी अपने गुलाबी फ्रॉक में 14 कैरेट वाला ब्रोच लगाए केरोसिन स्टोव पर बैठाने वाले काले लोहे के ओवन से केक निकाल रही हैं। कमरे में एक अजनबी बैठा है, दयालु सा, माइल्ड सा, ठीक मेरे बाप का उल्टा। उसकी आंखें गीली गीली सी हैं। मम्मी खुश खुश हैं। हम सब ने एक साथ चाय पी। मम्मी ने 4 एक से बूटे वाले कप सॉसर निकाल लिए थे।
एक एक केक का टुकड़ा भी खाया। मम्मी एकदम सेलिब्रेशन के मूड में थी और उस आदमी ने 5 मिनट में ही हम तीनों को कह कहे लगाने पर विवश कर दिया। सच, इतना हम कभी हंसे नहीं थे। हम इतना इतना हंसे कि लगा वे काले बदरंग पर्दे एकदम से स्कारलेट हो उठे हैं और जैसे हंसते हुए हमारे चेहरे हवा में थिरकते गुलमोहर के गुच्छे हैं। वो टॉर्चर बेड भी यूं लगने लगा जैसे वो महज एक मासूम सा बिस्तर राहत हो। मुझे लगा मम्मी के लिए ब्रोकेट के फ्रॉक की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें खुश करने को पर्ल ईयरिंग्स भी नहीं लाने पड़ेंगे। और मैं तो और भी खिलकर हंसने लगा। हंसी की गुदगुदी स्वर लहरियाँ गुलमोहर की लचीली डालियाँ बन गईं। कमरे में गुलमोहर ही गुलमोहर छिटक गए। बल्कि उस आगंतुक को मैंने 4 जोक्स भी सुनाए जिन्हें सुनकर वो हंसी से बेकाबू हो गया था। और इसी मस्ती के बीच वो आ गया था, लड़खड़ाता, बदबू उड़ाता, जानवर की तरह आड़ लेकर घूरता सा, स्थिति को तौलता हुआ, मम्मी की तरफ ऐसे देखता हुआ जैसे शिकार और अपने बीच का फासला नाप रहा हो। मम्मी एकदम से खड़ी हो गई। कमरे में हंसी ऐसे थम गई जैसे किसी मैकेनिकल खिलौने की चाबी एकदम से ख़त्म हो गई हो। मम्मी हड़बड़ा कर बोली, ये माइक है। माइक डार्लिंग, ये जॉन है, शादी के बाद आज ही। लेकिन मेरा बाप जा चुका था बिना एक शब्द भी बोले। उसके बाद फिज़ा बनी ही नहीं और जॉन नाम का मेहमान भी चला गया। रात को टॉर्चर बेड बर्दाश्त की हर सीमा पार कर गया। घुप अंधेरे में लगा उस बेड पर बैठा कसाई चुपचाप बकरे की गर्दन पर छुरा रखे उसे हलाल कर रहा है। सिर्फ एक बार ही मेरे बाप के भिचे दांतों के बीच से फुसफुसाहट सुनाई पड़ी थी, यू स्लट, बेशर्म औरत, याराना। बकरे के गले से घुटी सी करहा निकल गई थी और फिर मैं सह नहीं सका था। उठकर भग से बत्ती जला दी थी। पहले मेरी नज़र मेरे भाई पर पड़ी थी, फिर उन दोनों पर। भाई अंधेरे में पहले से ही चौकन्ना बैठा स्थिति का अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन उसके मुख पर घबराहट के कोई चिन्ह नहीं थे। मेरी माँ का रंग नीला पड़ रहा था। उस राक्षस के हाथ माँ की गर्दन पर कसते ही जा रहे थे। माँ अपने कोमल बाहों से उस फौलादी गिरफ्त को ढीला करने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाप के चेहरे पर क्रूर निश्चय था, माँ के चेहरे पर मौत का रंग। नहीं नहीं, मैं शायद हिस्टीरिकल हो गया था। बाप की उंगलियों की पकड़ उस समय ढीली पड़ी जब माँ के प्राण जरा से ही शेष रह गए थे। उन्हीं सांसों के सहारे वो जीवन में दोबारा खड़ी हो पाई थी। बाप ने अब मुझे पीटना शुरू किया। उसके पुण्य कार्य में बाधा जो पड़ गई थी। ताबड़तोड़ थप्पड़ों, घूंसों, लातों, गालियों के बीच मुझे एहसास हुआ कि सैमी मुझे बचाने की कतई कोशिश नहीं कर रहा है। वो मन लगाकर ऐसे नज़ारा देख रहा है जैसे कोई धांसू फिल्म देख रहा हो। आस पड़ोस की ऐतराज़ भरी आवाज़ों और दरवाजे पर पड़ती दस्तक ने बाप के वार रोक दिए। वो दरवाज़ा खोल भीड़ को ढकेलता अंधेरे में खो गया। भीड़ अंदर आ गई। सारी रात माँ मेरा उपचार भी करती रही। निढाल पड़ी निरीह सी मुझे एकटक देखती मेरी माँ मुश्किल से पानी मांग पाई थी। कोई उसके सूखे गले में ग्लूकोज का पानी डाल रहा था। किसी ने मुझे 4 चम्मच शक्कर वाली खूब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी पिलाई। कोई मेरे नील सेक रहा था, कोई मेरी दुखन पर मरहम लगा रहा था। पीड़ा का राहत में डूबने का सुख कितना भला लग रहा था। दर्द से तिलमिलाते मेरे शरीर के नीचे किसी ने नर्म गद्दा डाल दिया था। मेरी सूजी हुई पलकों पर ठंडा फाहा भी आ गया था। कितना चैन मिल रहा था। चाबुक की मार सी उठती दर्द की लहर थम रही थी। उफ, माँ को भी, मम्मी को भी इतना ही दर्द हुआ होगा, रोज़ ही होता होगा। सैमुअल को डॉक्टर देसाई को देखकर बहुत अम्यूज़मेंट होता, जैसे कि उषा मम्मी के हमदर्द दोस्त जॉन को देखकर हुआ था। वही माइल्ड अंडरस्टैंडिंग समझौते वाला व्यक्तित्व। और अब ये साहब सैमी की मानसिक ग्रंथियों की गांठें खोलने चले हैं। देखें, इनका अप्रोच भी देखें। सैमी कह रहा था, डॉक्टर आपको देखकर मुझे बचपन में मिले एक सज्जन की याद हो आई। अच्छा, कौन सज्जन थे वो? थे कोई मेरी कायर माँ के हमदर्द, मगर वो अबला मेरे बाप को छोड़कर उसके साथ भाग भी न सकी। आई हेट सच वुमेन, जो सहती जाती है कर कुछ नहीं सकती। डू यू नो, जब मेरा बाप उसकी धुनाई करता था तो मुझे उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। क्यों वे उठकर उसे एक पुरजोर तमाचा भी नहीं मार सकी, या फिर उसे छोड़ ही देती? पर वो तो किसी बीमार कुतिया की तरह किक पर किक खाए गई और उसी दहलीज पर पड़ी रही। और वो पिल्ला, मेरा छोटा भाई फ्रेडरिक, बाप की मार खाकर कैं कैं करता रहा, पिटता ही रहा।
माँ का गला घुटता देख न्यूरोटिक वुमेन की तरह हिस्टीरिकल जो हो गया था। माँ जितनी कमज़ोर, कायर और सेंटीमेंटल थी, वो थी ही पिटने लायक। तभी मेरा बाप सैडिस्ट की तरह उस पर सवार रहता। कमज़ोर की मिमियाहट देखकर घृणा और क्रोध दोनों ही आते हैं, उसे सताने में मज़ा भी। मैं उसी रात उन दोनों माँ और फ्रेडी को छोड़कर चला गया था। फिर पूरे 10 बरस बाद लौटा था, ये देखने कि माँ अब भी पिटती है कि नहीं और फ्रेडी अब भी हिस्टीरिकल होता है कि नहीं। आकर देखा, माँ बाप दोनों दफनाए जा चुके हैं और वो वफादार पिल्ला अब भी उस एक कमरे के घर में रह रहा है। सिर्फ उस घर के पर्दे अब स्कारलेट और ब्राउन शीट के हैं और उस झिंगले रोतड़े पलंग के बजाय अब एक नैरो लकड़ी का मजबूत सा दीवान है। दीवान के पास तिपाई पर छोकरे ने एक ट्रांजिस्टर भी रख छोड़ा है। कमरा खूब साफ सुथरा कर रखा था, लड़कियों की तरह। द बेबी ऑफ माई मदर, इवन इन दैट फिजिक ही हैज़ अ हार्ट ऑफ ए गर्ल। उसने मुझे बतलाया कि उसने मिशनरी स्कूल में चैरिटी वार्ड में रहकर सीनियर कैम्ब्रिज पास कर लिया था और वहीं स्कूल के क्लैरिकल स्टाफ में खप गया था। मैंने भी उसे बतलाया कि भागते भटकते मैं द सेंसेशनल्स बैंड में ड्रमर हो गया था। ड्रम्स पर प्रचंड चोट करके एक जंगली धमाका पैदा कर सकना मेरी विशेषता बन गई थी। मैं तो कोलाबा में पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा था, पर आज हम फिर से रूममेट हो गए हैं। जस्ट इमेजिन, वो पिल्ला और मैं। आई वुडेंट हैव बीन हियर बट फॉर दैट बिच मार्था। कमबख्त सेक्सुअल ऑनस्लॉट सही नहीं सकी। जरा सी तकलीफ़ में चीखने लगी कि मैं सैडिस्ट हूँ, एबनॉर्मल हूँ, आई नीड हेल्प। अगर उसके शरीर पर वाकई मेरे नाखूनों के खूनी ज़ख्म और नीले नीले निशान एविडेंस के तौर पर ना होते। लोग बाग ऐसे निशानों के फ़ोटोज़ तक उतरवा रखते हैं डॉक्टर। और उसने पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी न दी होती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मेरी माँ के साथ तो रोज़ ही वैसा होता था। शुरू शुरू में मैं भी रोया करता था। उसका दर्द देखकर घबराहट से मितलाई आने लगती थी, पर बाद में आदत पड़ गई थी। उस रात तो माँ को और फ्रेडी को पिटते देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ था। बिल्डिंग से निकलते ही मैंने अहाते में औंधी सोई हुई एक मरियल सी कुतिया पर ढेला फेंक मारा था कि देखें, ये चिचियाती हुई भाग खड़ी होती है कि अपने दांतों से मुझे भंगोर डालने के लिए उछल पड़ती है। वो की लगातार सीटी बजाती दौड़ी थी। उस रोज़ के बाद पीछे घूमकर 10 वर्ष बाद ही देखा था। डॉक्टर, तुम भी मुझे एक बेहद लिजलिजे दब्बू किस्म के इंसान लगते हो। जी चाहता है तुम्हें टॉर्चर करके देखूं तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव आता है। सैमुअल ने मजाक मजाक में जलती हुई सिगरेट की टिप डॉक्टर देसाई की कलाई पर जमा दी। डॉक्टर देसाई ने ठंडेपन से हाथ झटक लिया, जैसे कोई ज़िद्दी मक्खी उड़ा रहे हों। वो बोले, तुम्हारे अंदर दया, आक्रोश, सहन शक्ति, सेक्स सब गड्ढमड हो गए हैं। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। सिगरेट की जलन ने ही शायद डॉक्टर देसाई से इतना कहलवा दिया था। उस रोज़ डॉक्टर देसाई कुछ जल्दी ही अस्पताल के राउंड पर निकल गए थे। विजिटिंग आवर ख़त्म होने के पहले ही वो सैमुअल और फ्रेडरिक के कमरे में पहुंच गए। मार्था और बारबरा को मिजाज पुरसी के लिए आया देख बरबस उनके मस्तिष्क में एक हास्यास्पद विचार उठाया कि अगर इन दोनों भाइयों की प्रेमिकाएं अदल बदल जाएं तो शायद इन युवतियों की निजी समस्याएं कुछ हल्की हो जाएं। पर जाने क्यों उन दोनों युवतियों के मुख और भाव को देखकर लगा कि ये उस धातु की बनी हुई नहीं है जिसमें अदल बदल की गुंजाइश हो। ये नारी का वही जोंक वाला स्वभाव है जो किसी भी देश और कौम में पाया जा सकता है, जो प्रेमी को पति होने तक नहीं छोड़ती और उसके पश्चात भी जीवन भर उनकी कमजोरियों और अपनी समस्याओं के बावजूद झटक नहीं पाती। सैमुअल और फ्रेडरिक के माँ बाप ने जो कुछ भी दुर्बलताएं, प्रवृत्तियाँ, ग्रंथियाँ विरासत में पुत्रों को सौंपी हों, परिस्थितिवश या वंश परंपरा के रूप में उनकी असली उत्तराधिकारी ये दोनों युवतियाँ ही हैं। शायद यही प्रकृति का नियम, समाज का संतुलन है कि हर जोक प्रवृत्ति नारी को ऐसा पुरुष मिल ही जाता है जिसे जीवन भर देखभाल की ज़रूरत होती है। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी गुलमोहर के गुच्छे। ये कहानी सन 1974 में प्रकाशित हुई थी। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।